प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 20 नवंबर 2020 को गुरु के मकर राशि में ट्रांजिट करने के फल का और मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी लग्न अनुसार भी उसकी स्थिति की हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम यदि पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि अन्य वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। तो गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में जाके चंद्रमा से पहले घर में होंगे तो यह गोचर शुभ नहीं कहा जाता है, परंतु गुरु साल भर से 12 में चल रहे थे और मकर राशि के जातकों को बहुत ही अधिक आर्थिक रूप से हानि हो रही थी, स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत आ रही थी। मकर राशि के जातकों पे 7.5 भी अपने मुख्य चरण में है, तो इस कारण जो मकर राशि के जातक हैं बहुत ही अधिक परेशान थे। उसमें बहुत अधिक राहत मिलने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि अब वो 12 में से हट करके लग्न में आएंगे। लग्न में आएंगे तो उनकी दृष्टियां जो है 5वें, 7वें और 9वें पे पड़ेगी। तो यदि संतान होने की उम्र है तो संतान होने की संभावना हो सकती है। नई पढ़ने वाली उम्र है तो विद्या बुद्धि विवेक के समय अच्छा होगा, एकाग्रता बनेगी, कंपटीशन आदि निकाल पाएंगे और अच्छे से विचार मस्तिष्क में आएंगे। सप्तम यदि महिला जातक है तो विवाह के कारक भी होते हैं गुरु, तो विवाह आदि होने की संभावना बढ़ेगी 7वें दृष्टि से। और 9वीं दृष्टि से धर्म की यात्रा हो सकती है और तीर्थ स्थानों की यात्रा हो सकती है, भाग्योदय होगा। और कुंडली में जो इनकी गुरु की त्रिपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि और प्रथम पाद दृष्टि है, उनसे भी शुभता आएगी। गुरु केंद्र में होकर के बहुत सारे दोषों का शमन करने में समर्थ होते हैं। और यदि शनि आदि की दशा चल रही हो तो इस समय शनि की दशा और अच्छी जाएगी, क्योंकि वह गुरु के प्रभाव में भी हो जाएंगे। अन्य भी बहुत सारे सिद्धांत होंगे, उसको हम विस्तार से देखेंगे, वीडियो में बने रहें। में ही देखा जाता है और लग्न कुंडली से ही उनके फलाफल का विचार किया जाता है। गोचर में बनने वाले नीच भंग राजयोग अथवा पंचमहापुरुष राजयोग, जो सबसे सर्वोत्तम राजयोग कहे जाते हैं, उनका विचार हम नहीं करते हैं लेकिन उनका वो फल नहीं होता है जो जन्म कुंडली में योगों का होता है। तो यह विचार हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए कि गोचर में ये नीच भंग राजयोग गुरु का बनेगा, क्योंकि गुरु की मकर ये नीच राशि है और इस नीच राशि में गुरु जाने वाले हैं। तो नीच राशि में वहीं के शनिदेव पहले से विराजमान है, इस कारण गुरु का नीच भंग होगा और मकर राशि के जातक के लिए लग्न में ही बनेगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये नीच भंग राजयोग बना। लेकिन ये जन्म कुंडली, मूल जन्म कुंडली में यदि बना होता और आज ये जो बना है, तब इसका फल वास्तव में वही होगा जो आज चर्चा करने को, देखने सुनने को मिल रहा है, अर्थात सभी प्रकार के उत्तम फल प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें गोचर के फल को विचार करते समय बहुत सारे सिद्धांतों का ध्यान में रखना नितांत अनिवार्य है। गुरु की गोचर की बात आती है तो हमें गुरु के स्वतंत्र कारकत्वों को ध्यान में एक बार अवश्य ले लेना चाहिए। गुरु, जो भी गुरु हैं उनका कारक है, गुरु अच्छी आदतों का कारक है, गुरु कुंडली के 4 भावों का अस्थाई कारक है, गुरु धन का अस्थाई कारक है, कुटुंब व धन, कुटुंब, वाणी, परिवार के संस्कार जो दूसरे भाव से देखते हैं वहाँ का स्थायी कारक। पंचम भाव से पुत्र, विद्या, विवेक, बुद्धि, लक्ष्मी स्थान है और उसके बाद से उस जो है बहुत बड़ा बिजनेस आदि का विचार हम पंचम से करते हैं, उसका स्थायी कारक गुरु है। उसके बाद से नवम का स्थायी कारक गुरु है, एकादश का स्थायी कारक गुरु है, जो लाभ स्थान है, नवम भाग्य है, धर्म है, उसका कारक गुरु है। तो जब जब गुरु का गोचर शुभ होगा, शुभ स्थानों पे होगा चंद्रमा से, तो गुरु के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं उनके अच्छे फल प्राप्त होंगे। और यदि चंद्रमा से गुरु का शुभ गोचर नहीं है तो गुरु के जो जो शुभ कारकत्व
नैसर्गिक कारकत्व बताए गए हैं उनका शुभ फल प्राप्त हमें नहीं होगा। गुरु किन भावों का कुंडली में स्वामित्व रखते हैं वो अलग बात है, अलग विषय है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन दूसरे अर्थों में ध्यान रखा जाएगा। तो गुरु जब शुभ होंगे तो इनके नैसर्गिक कारकत्वों में विद्या, बुद्धि, विवेक आता है, शुभ विचार आते हैं, मंत्रणा आती है, दीक्षा आती है, और उसके बाद से धार्मिक यात्राएं आती हैं, धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान आते हैं, धार्मिक दान आता है, लाभ आता है, पदोन्नति आती है, यश आता है। जो भी जीवन में जो कुछ भी विशाल होना होता है वो बगैर देव गुरु के अच्छे हुए नहीं होता है। संतान और पुत्र संतान या जो कोई भी संतान है वो सब गुरु के कारण ही होता है, और धन का संग्रह, फाइनेंस का कारक ही गुरु है, तो वो सब गुरु के कारण होता है। अब आइए देखते हैं कि मकर राशि में जब ये जाएंगे नीच हो जाएंगे। यदि वहाँ शनि नहीं होते तो ये नीच होते और इनका फल जो है अच्छा नहीं होता। लेकिन यदि गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि अथवा उच्च राशि में होकर के ही लग्न में होते तो भी समस्त प्राचीन साहित्यों में यही बताया गया है कि यदि ये चंद्र कुंडली है और चंद्रमा इसी राशि में जन्म के समय है, अर्थात राशि मकर है, तो वहीं पे शनि है और गुरु है। इस स्थिति में मान लीजिए यहाँ 4 नंबर की राशि होती और गुरु वहाँ उच्च के होते, तो 4 नंबर में जब गुरु जाएंगे तो चंद्रमा से प्रथम स्थान होगा। यहाँ जैसे अभी मकर में है तो ये चंद्रमा से प्रथम स्थान है, तो उसी प्रकार से कर्क में गुरु उच्च के होते हैं, अर्थात गुरु की सबसे अच्छी पोजीशन है, और लग्न में हो जाएंगे, दिग्बली हो जाएंगे, तो ये हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना लेंगे। तो भी गोचर के समय जो शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रथम भाव में यदि गुरु का गोचर हो चंद्रमा से तो फल बुरा होता है। क्या क्या होता है? स्थान से बाहर जाना पड़ता है, धन नाश होता है, अत्यंत व्यय होता है, शत्रुता आदि अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं। तो शास्त्रकारों ने ये लिखा। अब वहाँ तो अब जब गुरु यहाँ पे नीच के हो गए, नीच भंग राज हो गया, तो इससे हमें बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं पाल लेनी चाहिए, और उत्साह में आकर के अति बड़े बड़े निर्णय हमें नहीं कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी गुरु शनि के साथ हैं, नीच भंग होते हुए भी चंद्रमा के प्रथम स्थान में है, तो कुछ न कुछ इनका प्रभाव निश्चित तौर पे रहने वाला है। अर्थात ये शुभ गोचर गुरु का नहीं कहा जाए। गुरु का शुभ गोचर 5 स्थानों में बताया गया है। वो स्थान हमारे होते हैं 2 नंबर, चंद्रमा से दूसरा, चंद्रमा से 5वां, चंद्रमा से 7वां, चंद्रमा से 9वां और चंद्रमा से 11 स्थान। और ये शुभ गोचर होने के बाद भी कहा गया कि यदि गुरु 2, 5, 7, 9, 11वें स्थान पे भ्रमण कर रहे हों गोचर बस, तो शुभ फल प्राप्त करते हैं। अर्थात जो जो इनके पूर्व में नैसर्गिक कारकत्व बताए गए उन सभी के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। उसके बाद भी वेद स्थान बता दिए गए कि यदि 2 नंबर चंद्रमा से दूसरे गुरु अच्छे फल दे रहे हो, परंतु 12वें स्थान अर्थात यहाँ से गुरु यहाँ चल रहे हो तो अच्छे फल देते हैं, परंतु यहाँ पर कोई ग्रह आ जाएगा तो इनका भेद कर देगा और ये शुभ फल देने में असमर्थ हो जाएंगे। 5वें नंबर पे यदि ये भ्रमण कर रहे हो और 4थे नंबर अर्थात यहाँ पे अच्छा फल देते हैं, परंतु यहाँ पे 4थे नंबर में कोई भी ग्रह आ गया तो इनका भेद हो जाएगा और ये शुभ फल देने में असमर्थ हो जाएंगे। 7वें नंबर में अच्छा फल देंगे तो 3रा नंबर ये घर होता है, यहाँ पे कोई ग्रह है तो भेद हो जाएगा और शुभ फल नहीं देंगे। 9 में अच्छा फल लेते हैं तो 10 में कोई ग्रह हो, यहाँ पर ये है 9, ये शुभ फल इनके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जब हो तो यहाँ पे ग्रह होगा तो भेद होगा, यहाँ पे जब हो तो यहाँ पे हो जाएगा तो भेद हो जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे होकर के भेद कर देंगे और यहाँ पे है तो यहाँ पे भेद कर देंगे। 11 स्थान में शुभ फल देते हैं, अष्टम में होगा कोई ग्रह तो इनके शुभ फल को देने के लिए जो है अवरोधक होगा, रोक देगा। तो ये स्थितियां बताई गई हैं। विपरीत भेद ही होता है, उसको कभी और देखते हैं कि यदि ग्रह अशुभ फल कर रहा होता है और कहीं से कोई और ग्रह उसकी विपरीत भेद कर देता हो तो वह शुभ फल
9 दे करके शुभ फल देने लग जाता है। तो ये गोचर के संबंध में ये सब सिद्धांत बताए गए, हर ग्रहों के बारे में अलग अलग है। ठीक है, नीचत्व तो भंग हो गया, गुरु इस स्थान की उतनी हानि नहीं करेंगे। तो चलिए, यदि मकर राशि है तो गुरु यहाँ पर होकर के नीचत्व तो भंग हो गया, तो बहुत अधिक इस स्थान की हानि नहीं करेंगे, बहुत अधिक धननाश नहीं करेंगे, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में वहाँ पर विराजमान है। अब लीजिए, यदि शनि के भी गोचर पे विचार करेंगे तो मकर राशि की ये द्वितीय फेज की दूसरे स्तर की 7.5 चल रही है, और 7.5 को अच्छा नहीं बताया गया, परंतु ये शनि की अपनी राशि है, इसलिए कह दिया जाएगा कि शनि देव यहाँ पे उतना नुकसान नहीं करेंगे। तो ये नीच भंग राज हो गया, लेकिन गुरु की दृष्टियों में अमृत है। तो अब गुरु की दृष्टि यहाँ 5वें घर पे पड़ेगी, यहाँ 7वें घर पे पड़ेगी, 9वें घर पे पड़ेगी। तो इस कारण पुत्र उत्पन्न हो सकता है, इस समय अच्छे विचार आएंगे, और इस समय बुद्धि विवेक अच्छा रहेगा, और इस समय बहुत बड़े बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। साथ में सप्तम स्थान, यदि विवाह योग्य उम्र है तो विवाह भी हो सकता है, स्त्री जाति का है तो विवाह होने के अच्छे अवसर बनेंगे, और यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राओं में शुभ फल प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी, कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। और नवम देखेंगे तो धार्मिक यात्रा करा सकते हैं, तीर्थाटन करा सकते हैं, भाग्योदय करा सकते हैं, समस्त कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। तो ये स्थिति है, लेकिन ये कब, जब शुभ गोचर होता तब। लेकिन जब शुभ गोचर नहीं है फिर भी मानेंगे कि यहाँ पंचम से रिलेटेड अच्छी स्थिति होगी, सप्तम से भी, नवम से। क्यों? क्योंकि ये मकर राशि वाले 7.5 में तो चल ही रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले शनि आए भी हैं, तो 2 अंश पे हैं, अर्थात बहुत आगे नहीं गए हैं। और ये गुरु इस साल भर से 12वें चल रहे थे, तो ये मकर राशि के जातक गुरु के कारण जो परेशानी अभी साल भर से झेल रहे थे, उसमें बहुत अधिक 50% से ऊपर की राहत हो जाएगी। गुरु का प्रथम में शुभ गोचर नहीं हो रहा है तो भी तो कह दिया जाएगा कि इनको अब बहुत अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। अब यदि दशा शनि की चल रही हो तब तो 12 ही समझिए, क्योंकि शनि गुरु से प्रभावित होकर के फल करेंगे, और लग्नेश की दशा बहुत ही उत्तम जाएगी। अब चंद्रमा मूल कुंडली में क्या स्थिति है, किसकी दशा चल रही है, उसी का गोचर विचार किया जाता है। गोचर विचार क्यों किया जाता है? तो पहले महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये किन ग्रहों क्या, वो ग्रह कैसा फल करेंगे, तो मूल कुंडली से उनको देखना है। उसके बाद आकर के तब हमें गोचर में देखना होता है कि वर्तमान में उस ग्रह का गोचर कैसा है। तो यदि दशाओं में ग्रह उत्तम है, गोचर में भी उत्तम है, तो सर्वोत्तम फल की प्राप्त की कल्पना की जाती है। यदि दशाएं उस ग्रह की खराब है, मूल कुंडली में 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, सडबल में काफी कमजोर है, उस समय यदि गोचर बस वो अच्छा जा रहा है तो गोचर में अच्छा गया, और मूल में खराब है तो कह दिया जाएगा थोड़ी सी राहत होगी, उतना बुरा फल नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमें और भी बहुत सारे सिद्धांतों को लेकर के चल के तब फलादेश करना होता है, न कि एकमात्र इसको लेकर के इसको बहुत बड़ा बड़ा राजयोग बता करके और उसी के फल को कह देना। आइए अभी देखते हैं किस प्रकार से। तो गुरु और शनि का ये जो गोचर बन रहा है ये 12 प्रकार से होगा। अभी तो ये चंद्र राशि से हमने विचार किया, और इस मकर राशि वाले जातक की मकर लग्न की भी कुंडली हो सकती है, और अन्य 11 लग्नों की भी कुंडली हो सकती है। लग्न कुंडली, ये चंद्र कुंडली के आधार पे हम ये गोचर की बात की है। अब लग्न कुंडली के आधार पे भी विचार करना होगा शनि और गुरु के गोचर का, अन्य ग्रहों के गोचर का। तो गुरु के ही गोचर का जब विचार कर रहे हैं तो यदि मकर लग्न ही है तो क्या होगा, ये यहाँ से तो देख लिया। तो मकर लग्न से देखेंगे तो ये गुरु लग्न में ही होंगे और वहां जाकर के नीच होंगे। तो एक नेगेटिव पॉइंट मिला, गुरु का नीच, चलिए नीचत्व तो भंग हो गया तो वो इससे मुक्त हो गए। दूसरा, गुरु अशुभ भावों के स्वामी होकर के यहाँ पे लग्न में गोचर कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। अब अष्टक वर्ग के ध्यान में रखेंगे, और सर्वाष्टक वर्ग में हम देखेंगे कि इस 10वें नंबर राशि में जो है कितने अंक हैं। यदि 28
या 28 से ऊपर अंक मिले हुए हैं तो कहा जाएगा कि गुरु का गोचर, शनि का भी गोचर यहाँ से उत्तम फल करेगा। अब भिन्नाष्टक वर्ग में जाके देखना होगा कि क्या शनि ने गुरु को अंक दिया है। यदि शनि ने गुरु को अंक दिया है तो गुरु का फल इस पूरे मकर राशि में रहते हुए उत्तम माना जाएगा, अन्यथा गुरु का यह गोचर उत्तम नहीं माना जाएगा, शुभ फल देने वाला नहीं होगा। तो मान लीजिए गुरु का यहाँ से गोचर सामान्य है, सामान्य हुआ, और यहाँ से यदि उत्तम फल देने वाला हो गया तो सामान्य और उत्तम थोड़ा सा अच्छा फल कर देंगे। तो यदि यहाँ से सामान्य है, यहाँ से भी सामान्य है तो सामान्य फल ही कहेंगे। फिर दशाओं का तो सर्वोत्तम महत्व है ही, उनको ही देखेंगे। इन दोनों गोचरों को टैली अवश्य करना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बदल गया, स्थिति कितनी बदल सकती है आप देख सकते हैं। फला देशों में कितने प्रकार से वेरिएशन आएगा। तो मकर राशि के जातक की ही 12 प्रकार तो साधारणतया बन जाएगा। फिर अंशों का जो होगा अलग है, उनकी मूल कुंडली में कितना वेरिएशन है, उन सबों का विवेचन अलग है। तो मोटा मोटा ही हम कर ले, नहीं तो उलझ जाएंगे। केवल चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली को इन सिद्धांतों पर, लग्न कुंडली को अष्टक वर्ग के सिद्धांत पर देखना है। तो यदि धनु लग्न हो गया, अब धनु लग्न में देखिए गुरु यहाँ थे, साल भर से बहुत उत्तम फल कर रहे थे, और यदि राशि जातक की मकर रही तो मकर से वो 12वें थे चंद्र लग्न से, और यहाँ पर लग्न कुंडली से वो लग्न में ही थे, जिसको हंस महापुरुष राजयोग बना करके बहुत ही प्रचारित किया गया। संयोग से मैं जो हूँ धनु लग्न और मकर राशि का ही जातक हूँ, तो इसलिए मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए इस विश्लेषण पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बारीकी से हमने अपनी दशाओं को भी और इनको भी बारीकी से अध्ययन करने के बाद सोचा पहली वीडियो मैं यही बनाऊंगा, उसके बाद और दूसरी। तो हमने बहुत अधिक खर्चे देखे हैं। जो यहाँ से 12वें था खूब खर्चा कराएंगे, लेकिन गुरु हैं तो उत्तम स्थानों पे ही खर्चा कराएंगे। ये गुरु की अपनी विशेषता है, क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टियाँ यहाँ पे पड़ेंगी और यहाँ पे पड़ेंगी, तो जातक जो है ऋण आदि से परेशान रहेगा, लेगा, फिर भी चुकाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऋण की वृद्धि ही होगी, कुछ न कुछ छोटे मोटे रोग बने ही रहेंगे। और यहाँ पे चूँकि ये एस्ट्रोलॉजी आदि यहीं से देखना होता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी में विशेष रुचि लेकर के आए, और चैनल आदि जो है मई से विशेष रूप से हमने इसमें लगभग 90-95 वीडियो बना दिए और आगे बनाते ही जाना है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में दिन पर दिन ये उन्नति दिलवाए, और काफ़ी शोध भी कराए, रत्नों आदि पे भी स्वयं प्रयोग करना, पहनना, निकालना, रखना, फिर क्या प्रभाव होता है लॉकडाउन में, ये पूरे तरह से रुद्राक्ष का और इनका ये प्रयोग गुरु ने कराया, खर्च भी खूब कराया। अब लग्न से आइए, दशा, चूंकि हमारे लग्न के गुरु तो अच्छे हैं और पंचम के गुरु हैं, और यहाँ पर वो गोचर कर रहे थे लग्न में, तो अष्टक वर्ग में सामान्य मिला हुआ है, लगभग इनको 28 के लगभग ही सर्वाष्टक वर्ग में है। और यहाँ पे भी उन जो वो भ्रमण कर रहे थे तो उनको जो है लगभग 4-5 अंक मिले हुए हैं। और दशा गुरु की है, गुरु में राहु की अंतर्दशा है। राहु का गोचर यहाँ से तो शुभ था, और यहाँ से देखेंगे तो शुभ नहीं था। फिर भी हमने देखा कि इसको 2 दशा छिद्र बोला जाता है, फिर भी ये दशा उत्तम जा रही है, क्योंकि मूल कुंडली में राहु शुभदृष्ट है और एकादश स्थान का है। गुरु चांडाल दोष भी यहाँ है, वह नहीं, झूठा बताया जाता है। हमने वीडियो अलग बनाई है, आई बटन में जाकर के देख लेंगे। तो अब ये लग्नेश की दशा दिन व दिन उन्नत कराने वाली होती है। गुरु अपनी ही राशि के हैं तो अपनी राशि के हैं, लग्न में ही हुए हैं, तो ये दशा और भी उन्नति देने वाली होगी। लेकिन यहाँ पे 7.5 का प्रभाव, गुरु का 12वें होना, ये अच्छा नहीं है। तो इस पीरियड में ये लग्न से उत्तम, यहाँ से खराब होना तो बहुत खराब नहीं हुआ, सामान्य चल रहा है। अब लग्न से दूसरे आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से शुभ गोचर हो जाएगा, नीचर तो भंग हो जाएगा, और यहाँ से लग्न में आ गए तो 12वें से लग्न में आना उत्तम ही है। अर्थात मकर राशि और ये धनु लग्न के लिए ये कुंडली पिछले साल की अपेक्षा इस साल
मतलब 50% और इंक्रीज कर लीजिए, उत्तम फलों में देने वाली साबित हो। तो एक ये उदाहरण। इसी प्रकार से अन्य सभी लग्नों में हमको विचार करना है। यहाँ 8 नंबर होगा तो क्या होगा, 8 नंबर होगा तो गुरु यहाँ चले आएंगे, फिर उस समय अष्टक वर्ग के अनुसार वही सिद्धांत हम लोग लगाएंगे और यहाँ से जो निकल के आता है इसको और इसको टैली कर लिया जाएगा और तब जा करके फिर दशांतर दशाओं आदि को भी देखना होगा, इन मिला करके फलादेश करना होगा। यदि 50% से अधिक अच्छा रिजल्ट आता है तब हमें बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होने हैं। और यदि ऐसा नहीं आता है तो जो भी हम नया कार्य करने वाले हैं बहुत ही दिमाग का प्रयोग करते हुए, शांति दिमाग से और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, पूजा आदि करते हुए, गुरु के मंत्रों का जाप करते हुए ही हमें निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो हम फंस सकते हैं इस पीरियड में भी। उपाय क्या हो सकता है, तो गुरु के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि गुरु से संबंधित यदि लगनानुसार ये रत्न आदि धारण करना है, कोई कह दिया कि नीचे बंदरा जोग हो गया, इस समय इसके पुखराज आदि को पहन लीजिए। तो यदि मकर राशि मकर लग्न है तो निश्चित तौर पे गुरु के रत्नों का धारण नहीं करना है। यदि लग्न आपका 1, 5, 9 हुआ तो वो त्रिकोण के स्वामी होंगे, अथवा लग्नेश के मित्र हुए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हुए, उस समय गुरु के रत्न आदि को पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो लग्नानुसार रत्न का धारण करना है। दूसरा, यदि उपयोगी नहीं है तो चने की दाल दान करेंगे तो भी गुरु शुभ होंगे। और ब्राह्मण को देना है, किस ब्राह्मण को, जो कम से कम संध्या गायत्री करता हो उसको दान देंगे तभी फल होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ होगा तभी तो दान देंगे, तो आपको उसके तप और पुण्य में से कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर दान देना भी व्यर्थ ही जाएगा। और पीले केले गायों को खिला सकते हैं। इसी प्रकार से पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। शिव जी की आराधना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे अथवा स्वयं ही अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो भी गुरु उत्तम फल प्रदान करने की स्थिति में आएंगे। मंत्रों का जप है ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, दूसरा है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः बृहस्पते नमः। अथवा जिस गुरु से दीक्षा लिया है, यदि दीक्षित हैं तो जिस गुरु से दीक्षा लिया है, जिस आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लिया है उसका स्मरण करते हुए उसके द्वारा दिए हुए बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो भी गुरु उत्तम होगा। अपने गुरु की सेवा करेंगे तो भी गुरु उत्तम होगा। गुरु समान व्यक्तियों का आदर सम्मान करेंगे तो भी गुरु उत्तम होगा। और यदि महिला जातक हैं तो अपने पतियों का सम्मान करें तो भी गुरु ठीक रहेगा, और नहीं तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि जब गुरु पति का कारक है तो करना चाहिए, नहीं तो बिगड़ना ही है।